देश आज कई मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। चाहे वो कतर का मामला हो, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे वो बिहार की राजनीति। ऐसे कई मामले हैं जो लगातार राजनीतिक दलों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अभी हमारे साथ भोजपुरी गायक संतोष कुमार रेणु हैं, जो कि डीएसएस के एक सक्रिय सदस्य भी हैं, जो कि कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। लगातार वो सामाजिक सेवाओं में भी लगे रहते हैं। इनसे बात करते हैं कि अभी देश के जो ताज़े हालात हैं उस पर इनका क्या कहना है। रेणु जी, सबसे पहले तो आर्यन न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो बिहार हो चाहे देश हो, कई ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे कतर का ही मामला मान लिया जाए। देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के वो जाबाज रिटायर्ड ऑफिसर जो अपनी पूरी जवानी सबसे पहले तो देश की सरहदों को महफूज करने में लगा दिए, और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट उनको देश ने कुछ काम लायक नहीं समझा और उनकी योग्यता को कतर ने पहचाना, और कतर ने अपने नेवी को ट्रेंड करने के लिए उन्हें बुलाया। उसके बाद होता है क्या कि ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आखिर जो विदेश नीति है या जो विदेश मंत्रालय जो भारत सरकार के हैं, उनकी लापरवाही ही हम कहेंगे कि अगस्त 2022 में उन्हें एक साजिश या कह सकते हैं कि जैसे कतर का कहना है कि इजराइल के साथ कुछ इनका कम्युनिकेशन हुआ था जो कि इलीगल था कतर के अनुसार। लेकिन अगस्त 2022 में ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो यही है कि अगस्त 2022 में हमारे देश के 8 जाबाज रिटायर्ड ऑफिसर्स को बंधक बना लिया गया कतर के द्वारा, और देश को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। भाजपा की सरकार इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है अपने देश के जवानों के प्रति, कैसे बरत सकती है? तो क्या प्रधानमंत्री का जो दावा है, क्या कि इसे आप किस तरह देखते हैं कि वो विदेश नीति पे काम करती है, आज उनका परचम लहरा रहा है देश का? देखिए, विदेश नीति पे काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी सिर्फ विदेश जाने के लिए। इनकी नीति स्पष्ट हो चुकी है। विदेश नीति इनका यही है कि यहाँ से प्लेन में बैठो, विदेश में एंजॉय लो, 17 लाख का सूट पहनो, दाढ़ी रंगवाओ, दाढ़ी स्ट्रेट करवाओ और रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखो। इनका अपना खुद का बस यही छवि है कि ये सच में देश को हमेशा तोड़ते आए हैं। गुजरात के जब मुख्यमंत्री रहे वहाँ भी दंगा हिंसा क्या क्या नहीं हुआ। अब जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो देश को बेच रहे हैं, देश की जो गरीब आवाम है उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप पुलवामा हमले को देख लीजिए, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया, आज तक रिपोर्ट नहीं आया। आज जब उरी जब हमला होता है तो उसका क्रेडिट खुद को ले लेते हैं, जबकि तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश में। लेकिन एक चीज़ तो देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में जिस तरह एक भारतीय फौजी को बंधक बनाया गया था तो उस समय उन्होंने पहल करके उन्हें तो वापस लाया, लेकिन फिर ये 9-8 जो नेवी के जो सेवानिवृत्त अधिकारियों को जो फांसी की सज़ा दी गई है, इसके लिए क्या कुछ पहल करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़, पहल तो इनको उसी वक्त करनी चाहिए थी। अगस्त 2022 में जिस वक्त बंधक बनाई गई थी, ये हिंदुस्तान के लिए सबसे शर्मिंदगी भरी ये पल थी कि हमारे जाबाज ऑफिसर्स को कोई देश बंधक बना लिया, और उसमें भी वो ऑफिसर्स जिन्हें हमारे यहाँ राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है, राष्ट्रपति अवार्डेड हैं वो। और इतना ही नहीं, उसमें एक पूर्णेंदु तिवारी जी हैं जिनको कि प्रवासी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, और वैसे तेज तर्रार ऑफिसर्स को बंधक बना लिया गया। उसके बावजूद देश को इसकी कोई खबर तक नहीं दी गई इन भाजपाइयों के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा। ये तो आप जैसे मीडिया हैं जो कम से कम सामने आकर के बातों को रखते हैं, चीज़ों को देश के सामने रखते हैं, वरना गोदी मीडिया क्या कर रही थी? गोदी मीडिया सिर्फ टीटीएम बन करके और भाजपा की तबाड़तोड़ तेल मालिश में लगी हुई थी। और वैसे भी गोदी मीडिया का अब इज्जत कहाँ रहा? अब तो जब मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है, कुछ सवाल पूछना या पूछवाना होता है मीडिया से, तो अक्षय कुमार जी को बुला करके पूछवा ही लेते हैं, और अक्षय कुमार जी भी पूछ ही लेते हैं कि आम काट करके खाते हैं या चूस करके।
तो क्या लगता है अगले चुनाव में मोदी जी का क्या होना है? ये तो क्लियर, इनका जमानत जब्त होने वाला है, इनका जमानत जब्त होने वाला है। भाजपा कहीं से भी इस देश में अब दिखाई नहीं देगी, ये 140 करोड़ के देशवासी ठान चुके हैं। आप देखा नहीं, कर्नाटक में आप देख लीजिए, अभी अमित शाह खुद को चाणक्य जिस कहलवाने में लगे पतन हुए- शुरू हो गया। हाँ, कहलवाने में लगे हुए थे, लेकिन अब तो एक पाँव उनका दिल्ली में है तो एक पाँव है भोपाल में। इनको तो पता लग ही चुका है कि इनकी विरासत अब समाप्त होने वाली है। अब देश के युवा इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, वो कहाँ गया? आपने 2014 में कहा था कि काला धन वापस ला करके 15 लाख रुपए हर अकाउंट में डालेंगे, वो कहाँ गया? जनधन अकाउंट का यूज कहाँ हुआ? आधार कार्ड का जो डेटा का जो स्कैम आपने किया, आखिर वो क्यों किया था? जब आपने नौकरी की बात की है, आज बिहार में भी देखा जा रहा है कि कई लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और बगावत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद वहीं से होती है जहाँ कुछ होना होता है। आप इतना जानिए कि एक शिक्षक उसी विद्यार्थी को डांटते हैं, यहाँ तक कि 2-4 था पीटते भी हैं, फटकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं, जिस विद्यार्थी से उम्मीद होता है। अब जो जिससे उम्मीद ही नहीं है, आप उसको डांट करके फटकार करके क्या कीजिएगा? तो हमारे बिहार में और पूरे देश में जो अल्पसंख्यक जो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, वो जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार से आप कुछ कहिएगा नहीं कहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो देवे नहीं करेगा। तो उनको उम्मीद है महागठबंधन सरकार से, उनको उम्मीद है तेजस्वी सरकार से, उनको उम्मीद है नीतीश कुमार जी की सरकार से, उनको उम्मीद है लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार से कि इनसे अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे लिए भी होगा, और वो बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अब तो बोल रहे हैं कि हम 10 साल से लगातार इन लोगों के पास गुहार लगा रहे हैं। तो 10 साल से गुहार लगा रहे हैं, तो 10 साल से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार नहीं थी ना, वो तो भाजपा की सरकार काम कर रही थी। तो जाहिर सी बात है, भाजपा की सरकार ने अल्पसंख्यकों को जितना सताया है, पूरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में, पूरे देश में। आप अतीक अहमद जी को देख लीजिए ना, बिल्किस बानो जी की देख लीजिए ना, तमाम वो घटनाएं हैं जो आप जब देखेंगे, उसका परत जब उखाड़ करके देखेंगे, तो भाजपा की जो संघी विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है, सामंतवादी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वो सामने आएगा। और इस विचारधारा को देश के लोग जान चुके हैं। इस विचारधारा को अब देश के लोग पहचान करके इसको अब नष्ट करना चाहते हैं, इसको ज़मींदोज करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि संतोष कुमार रेणु ने साफ कर दिया है कि अब अगले चुनाव में बीजेपी की सत्ता केंद्र से खिसकने वाली है और जिसका आगाज हो चुका है। उन्होंने कई मामलों को लेकर के जो जानकारियां दी हैं कि कतर में जिस तरह से नौसैनिक सेवानिवृत्त नौसैनिकों को जो मौत की सज़ा सुनाई गई है, उस पर भी केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है और कहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। अब देखना यह है कि जिस तरह से संतोष कुमार रेणु ने केंद्र सरकार पर यह हमला किया है, तो अब केंद्र सरकार के द्वारा क्या पहल की जाती है। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।